ये कहानी है एक पुराने गांव की, जहां सर्दियों के दिन छोटे और रातें बेहद लंबी होती हैं। सुबह की धुंध शाम तक जमीन से लिपटी रहती है और रात होते ही पूरा गांव अजीब सी खामोशी में डूब जाता है। इस गांव के बिल्कुल किनारे पर एक पुराना तालाब है, जिसके बारे में गांव भर में सिर्फ खौफ की बातें होती हैं। लोग कहते हैं कि उस तालाब के पास कई अजीब घटनाएं हो चुकी हैं। कुछ लोग बिना वजह गायब हो गए, कुछ सुबह पानी के किनारे बेहोश मिले और कुछ कभी वापस ही नहीं आए। सबसे ज्यादा खौफनाक बात यह थी कि ये सब कुछ अक्सर रात के अंधेरे में होता था। इसीलिए सूरज ढलने के बाद कोई भी अपने घर से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करता था। दरवाजे अंदर से बंद, खिड़कियों पर मोटे पर्दे, खामोशी के सिवा अगर कुछ सुनाई देता तो वो खौफनाक कुत्तों की आवाज होती, जो रात को और भयानक बना देती थी। कमरे में हल्की सी ठंड घुली हुई थी। खिड़की के पास एक पुरानी लालटेन जल रही थी, जिसकी पीली रोशनी दीवार पर हिलते साए बना रही थी। मिट्टी के दिए खिड़की की दहलीज पर धीरे धीरे जल रहे थे। कंबल में लिपटी कल्पना अपनी नानी के पास बैठी थी। तुम बहुत सालों बाद गांव आई हो बेटा, क्या तुम्हें मेरी याद नहीं आती थी? आती थी ना नानी, लेकिन माँ मुझे आने नहीं देती थी। वो कहती थी पहले अपनी पढ़ाई मुकम्मल करो, हमेशा टाल देती थी। लेकिन इस बार उन्होंने मुझसे वादा किया था, अगर मैंने अपनी कानून की पढ़ाई पूरी कर ली तो वो मुझे गांव ज़रूर भेजेंगे। हाँ, याद है मुझे। तुम छोटी सी थी जब आखिरी बार यहाँ आई थी। हाँ नानी, मुझे याद है। मामा की शादी में भी मैं नहीं आ सकी थी। आपने मुझे उनकी शादी की तस्वीरें भी नहीं दिखाई। नानी पल भर के लिए चुप हो जाती हैं, फिर संदूक खोलकर पुरानी तस्वीरें निकालती हैं। लालटेन की रोशनी में कल्पना तस्वीरें देखने लगती है। मुस्कुराते चेहरे, गांव का आंगन, फूलों से सजा मंडप। फिर अचानक उसका हाथ रुक जाता है। नानी, ये क्या? रमेश मामा की तो मौत हो गई थी ना, तो ये उनकी शादी की तस्वीरें? कमरे की हवा जैसे अचानक ठंडी हो जाती है। लालटेन की लौ जोर से हिलती है। क्या उनकी मौत शादी के बाद हुई थी? नानी का चेहरा सफेद पड़ जाता है। उनके हाथ हल्की सी कंपाहट के साथ तस्वीर पकड़ लेते हैं। ये तस्वीर यहाँ कैसे आ गई? वो जल्दी से सारी तस्वीरें कल्पना के हाथ से ले लेती हैं। बहुत रात हो गई है बेटा, सो जाओ। बीती बातों को खोदने से कुछ हासिल नहीं होता। कल्पना कुछ देर तक नानी के चेहरे को देखती रहती है, जैसे उनकी आंखों में कोई सच छुपा हो। फिर वो कंबल ओढ़कर लेट जाती है, लेकिन उसकी नींद कहीं खो चुकी होती है। कल्पना के 2 मामा थे, जिनमें से एक की मौत हो चुकी थी, लेकिन कोई नहीं जानता था कि उस मौत से पहले एक शादी भी हुई थी। एक ऐसी शादी जिसका जिक्र करने से आज भी लोगों की आवाज कांप जाती है। शाम ढले, कल्पना अपनी मामा की बेटी रोहिणी के साथ गांव घूम रही थी। गांव के हर कोने में धूप धीरे धीरे पिघल रही थी और हवाएं हल्की सी ठंडी और अजीब सी लग रही थीं। रोहिणी हर गली, मैदान और खुले आंगन दिखाती जा रही थी। रोहिणी, तुमने मुझे वो तालाब नहीं दिखाया जहाँ हम बचपन में खेलते थे, मिट्टी से खिलौने बनाते थे, याद है ना? कितने मज़ेदार दिन थे। रोहिणी का चेहरा अचानक से गुम हो गया और उसकी आंखों में डर के साए छलकने लगे। कल्पना, अब वहाँ कोई नहीं जाता। वो तालाब रहस्यमय हो गया है। जो भी वहाँ जाता है उसके साथ बुरा होता है। बचपन की बातें अब सिर्फ यादें हैं। अब हम वापस घर चलें, शाम होने वाली है। कल्पना हैरान हो गई। उसको रोहिणी की बातों पर यकीन नहीं आया, लेकिन बचपन की यादें उसके दिल में कुछ अजीब सी खुशी और डर दोनों भर रही थीं। रात को सब घर में खाना खा रहे थे। जमीन पर चादर बिछी थी। लालटेन और दिए हल्की रोशनी में जल रहे थे। कमरे में हर तरफ खामोशी थी। सिर्फ चूल्हे से हल्की सी आग की आवाज सुनाई दे रही थी।
नानी, रोहिणी आज मुझे तालाब पर नहीं लेकर गई, कह रही है वहाँ भूत है। कल्पना की ये बात सुनते ही सब घर वालों के चेहरे जर्द पड़ गए। उनकी आंखों में डर साफ दिख रहा था, जैसे कोई छुपी हुई सच्चाई उनसे जुड़ी हो। तुम लोगों को वहां जाने की जरूरत नहीं है। खाना खाओ और चुपचाप सो जाओ। ये बातें बचपन की यादों तक ही सही हैं। कल्पना हैरान हो गई। कुछ तो था उस कठोर लहजे में। उसने देखा घर का माहौल अचानक बदल गया। सब चुप हो गए और हर चेहरा डर और छुपी हुई सच्चाई का एहसास दिला रहा था। उसके दिल में हल्की सी खौफ की लहर दौड़ गई, जैसे कुछ आने वाला है। रात के अंधेरे में कल्पना अपनी कमर पे हाथ रखे कंबल से लिपटी बेड में इधर उधर हिल रही थी। रोहिणी की बातें और घर वालों का अजीब सा रवैया उसके दिमाग में बार बार घूम रहा था। हर वक्त वो सोच रही थी, क्या सच में वो तालाब इतना खतरनाक है? तभी खिड़की के पास से हल्की सी हंसने की आवाज आई। कल्पना का दिल धड़क गया। आधी रात को वहां कौन हो सकता था? उसने धीमी डर भरी आवाज में पूछा, कौन है वहाँ? तुम? अचानक से आवाज फिर से आई, धीमी और मधुर। तुम वाकई उस तालाब का सच जानना चाहती हो? क्या तुम वाकई मुझसे मिलने की इच्छा रखती हो? कल्पना कुछ समझ नहीं पा रही थी। रात के इस समय वो औरत उससे क्या कहना चाह रही थी? तुम कौन हो? ये सब क्यों कर रही हो? औरत की आवाज फिर से आई, हल्की मुस्कान के साथ। चिंता मत करो, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। कल्पना पहले डर रही थी, लेकिन उस आवाज में कुछ ऐसा था जो उसके दिल को खींच रहा था। धीरे धीरे कल्पना दरवाजे की तरफ बढ़ती है, फिर घर से बाहर आ जाती है। वहां सिर्फ पीछे से औरत का साया दिखाई दे रहा था। मेरे पीछे आओ कल्पना। कल्पना उसके पीछे चल पड़ती है। चलती चलती वो तालाब के पास पहुंच जाती है। वहां औरत बैठकर कल्पना का इंतजार कर रही थी। कल्पना, तुम समझ भी नहीं सकती, मेरा तुमसे एक अजीब सा रिश्ता है। मैं भी कभी तुम्हारी तरह जवान और खूबसूरत थी। एक लड़के से मुझे गहरा प्रेम हो गया था। वो मुझसे वादे करता था कि वो मुझे अपनी दुल्हन बनाएगा। हम दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन उसके घर वाले इस रिश्ते के खिलाफ थे। इसलिए हमने चुपके से विवाह कर लिया। मैं बहुत खुश थी। मुझे लगा था मेरी ज़िंदगी संवर गई। लेकिन शादी की पहली ही रात मेरा पति अचानक दिल का दौरा पड़ने से मर गया। एक पल में मेरा सब कुछ छिन गया। जब मैं अपने ससुराल पहुंची तो सबने मुझे ही दोषी ठहरा दिया। उन्होंने कहा मैं मनहूस हूँ। पूरा गांव मुझे अपशगुन कहने लगा। मुझे सबसे अलग कर दिया गया। मुझे जिंदा लाश बना दिया गया। औरत थोड़ी देर के लिए चुप हो गई, जैसे उस वक्त की यादें दोबारा उसके दिमाग में घूम रही। फिर एक दिन मुझे एक पर्ची मिली। उस पर लिखा था, मैं जानता हूं कि तुम्हारी कोई गलती नहीं। तुम आज रात मुझे तालाब पर मिलने आना। मेरे पास तुम्हारी बेगुनाही का सबूत है। उस रात मैं चुपके से घर से निकली। धीरे धीरे तालाब की तरफ बढ़ने लगी। मेरे चेहरे पर एक हल्का सा सुकून था। मुझे लगा शायद अब सब ठीक हो जाएगा। जब मैंने उस शख्स को देखा, मुझे यकीन था कोई तो मेरी मदद करेगा। मैं बेकसूर थी। मैंने कोई कत्ल नहीं किया था। लेकिन अचानक। तुम्हें क्या लगता है तुम मेरे भाई को मारकर खुद सुकून से जी सकती हो? ऐसा कुछ नहीं होगा।
नहीं, प्लीज़ मेरी बात का यकीन करो। मैंने तुम्हारे भाई को नहीं मारा। मैं तो उससे बेपनाह मोहब्बत करती थी। अगर मुझे उसे मारना होता तो मैं उससे शादी ही क्यों करती। उस आदमी की आंखों में गुस्सा भर गया। उसका चेहरा बिल्कुल बदल गया। मैं कुछ समझ भी नहीं पाई। और फिर उसी गुस्से में उसने मुझे तालाब में धक्का दे दिया। उस रात मेरे साथ साथ मेरी उम्मीद भी पानी में डूब गई। कल्पना, तुम मुझे इंसाफ दिलाओगी ना? तुम समझती हो ना, आखिर मेरा तुमसे एक रिश्ता है। कल्पना सुनते ही हैरान हो गई और समझ गई कि इस तालाब के साए में क्या छुपा हुआ था। ये थी उस औरत की कहानी। जवानी, खुशी और फिर अचानक मौत। तालाब के साए में छुपाए गए गम और सच्चाई जो आज कल्पना के सामने जिंदा हो गए थे। तालाब के पास अंधेरा गहरा था, पानी हल्की से हिल रहा था और हवा में सर्द और घुंघराते साए चल रहे थे। उस औरत ने मुड़कर कल्पना को दिखाई। वो बहुत खौफनाक दिखाई दे रही थी, लेकिन अगले ही लम्हे वो वहां से गायब हो गई थी। अगली सुबह कल्पना अपने कमरे में अकेली बैठी थी। उसके दिमाग में पहले की सब बातें घूम रही थी और वो सोच रही थी कि पहले मुझे ये सब क्यों समझ नहीं आया। तभी उसके दिमाग में सब कुछ एकदम क्लियर हो गया। वो याद कर रही थी नानी के कमरे में जब उसने शादी की पुरानी तस्वीर देखी थी और उस तस्वीर में देखा कि जो मामा मर गया था उसकी पत्नी का चेहरा बिल्कुल उस रात वाली औरत जैसा था। कल्पना का दिल तेज धड़कने लगा और उसके चेहरे पर डर और हैरानी का रंग छाने लगा। उसने सोचा, क्या ये सब हमारे घर की कहानी है? क्या उस औरत का रिश्ता सच में मेरी फैमिली से था? वो डर के साथ भागकर मामा के कमरे में जाती है। मामा, मैं जानती हूँ आपने ही घर की उस औरत को मारा है। मामा के चेहरे पर डर के साए नजर आने लगे। ये तुम क्या बोल रही हो कल्पना? किस औरत की बात कर रही हो? क्या तुम अपने होशो हवास में हो? हाँ, मैं अपने पूरे होशो हवास में हूँ। मैं जानती हूँ कि आपने ही उस औरत को मारा है। अगर आपने झूठ बोला तो वो हमेशा आपकी बेटी रोहिणी के साथ रहेगी। वो रोहिणी को ढूंढकर नुकसान पहुंचा देगी। अगर अपनी बेटी से प्यार करते हो तो उस औरत से माफ़ी मांग लो, क्योंकि जब तक वो बदला नहीं लेगी उसकी आत्मा ऐसे ही भटकती रहेगी। कल्पना बेटी, मैं बहुत मजबूर था। उस वक्त अपने भाई की मौत ने मुझे इतना सदमा दिया था कि मैंने कुछ समझा नहीं और मैंने उसकी जान ले ली। उसके बाद आज तक मैं सुकून से नहीं सो पाया। हर रोज वो मुझे ख्वाब में नजर आती है। तू सही कह रही है बेटी, ऐसी पछतावे वाली जिंदगी से अच्छा है मैंने उसके हाथों मर जाऊं। उसी रात वो कल्पना के साथ उसी तालाब के पास जाता है, हाथ जोड़कर वहां खड़ा हो जाता है। तभी राधिका का रूप धीरे धीरे सामने आता है। मुझे माफ कर दो राधिका, मैंने तुम पर बहुत जुल्म किया। मुझे जीने का अधिकार नहीं, तुम मेरी जान ले लो। मैं तुम्हें ऐसे नहीं मारूंगी। तुम्हें गांव के सामने अपने गुनाह को कबूल करना होगा। तुम्हें सबको बताना होगा कि मैं बेकसूर थी और तुम एक कातिल थे। किस तरह उस रात तुमने मेरी जान ले ली, तुम्हें सब बताना होगा, तभी मुझे मुक्ति मिलेगी। मामा ने गहरी सांस ली और मान लिया। अगले दिन पंचायत के सामने उसने अपने गुनाह को कबूल किया। इस जुर्म की सजा में उसे उम्र कैद दी गई और उसके बाद गांव में वो रहस्यमयी शक्ति हमेशा के लिए चली गई। राधिका की आत्मा को शांति मिल गई। पूरा गांव जान चुका था कि वो निर्दोष थी। लोग रात को गलियों में आग जलाकर चाय पीते, लंबी गपशप करते और गांव में पुरानी रोशनी और खुशी वापस आ गई थी। कल्पना की हिम्मत और सच्चाई की वजह से न सिर्फ एक रहस्यमयी शक्ति मुक्ति पाई,
बल्कि गांव में फिर से सुकून और रोशनी आ गई। अब गांव के लोग रात के अंधेरे में भी खुले आंगन और गलियों में जिंदगी का जश्न मनाते थे, जैसे गांव की रौनक वापस आ गई हो।